हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 54। ये सीरीज का सेट नंबर 54 है और ये हीट का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था इस चैप्टर का, हीट चैप्टर का। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से या फिर यहाँ पर QR कोड है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो। अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 54 है और हीट का ये पार्ट 2 है। 18वीं शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने सेल्सियस तापमान पैमाने का आविष्कार किया था? आपने फ़ारेनहाइट स्केल सुना है, आपने केल्विन स्केल सुना है, आपने सेल्सियस स्केल सुना है। तो 18वीं शताब्दी में सेल्सियस टेम्परेचर स्केल जो है, इसका आविष्कार किसने किया था, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, नाम में ही सेल्सियस है। एंडर्स सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है इसके जो आविष्कारक हैं वो है एंडर्स सेल्सियस। जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल है इसके आविष्कारक हैं गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और केल्विन टेम्परेचर स्केल के आविष्कारक हैं लॉर्ड केल्विन। तो बहुत ही आसान है, सबके नाम पर ही स्केल का नाम दिया गया है। और इन सब का जो आविष्कार हुआ था वो 18th सेंचुरी में ही हुआ था। इन सारे का सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, इन सारे का आविष्कार जो है 18th सेंचुरी में ही हुआ था। वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 1 ATM पर पानी का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः कितना होगा, वो भी फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है। डिग्री सेल्सियस में तो आपको पता ही है, पानी के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 ATM पर, क्योंकि वायुमंडलीय दाब चेंज होने से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे जो है बदल जाते हैं। तो जो हम 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं वो 1 ATM पर बोलते हैं। लेकिन हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इसके लिए आपके पास रिलेशन भी है डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C + 32। ये रिलेशन है। आप क्या करोगे, सेल्सियस का मान पुट करके निकाल सकते हो। मुझे पता है आप निकाल लोगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको डायरेक्ट रट करके रखना है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक है और क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 ATM पर फ्रीजिंग पॉइंट पानी का, ठीक है, ये सब वाटर के लिए बात हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373.15 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, अंतर है, यहाँ पर 100 यूनिट का है, यहाँ पर भी 100 यूनिट का है और यहाँ पर 180 यूनिट का है। 100 में से यहाँ 0 घटाओगे तो 100 आएगा। 373.15 में से 273.15 घटाओगे 100 आएगा। 212 में से 32 घटाओगे 180 आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही आसान है। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन है। न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन है। अब केल्विन को कन्वर्ट कर लो डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये तो आंसर होगा नहीं। डिग्री सेल्सियस में क्या कर लो कि केल्विन को कन्वर्ट कर लो, तो 273.15 हमारा आंसर आएगा। न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन होता है। और देखो, टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में पता है, तो उसमें क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम 273.15 नहीं लेंगे, केवल 273 लेंगे। याद आपको रखना है 273.15 होता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 273 ही केवल लेंगे। इसमें से 0.15 जो है हम हटा देंगे। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर पता है तो 273 हम लोग जोड़ देंगे, तो केल्विन में हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो केल्विन में हमें पता है कि 0 होता है, तो 0 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ से C का मान निकालेंगे तो -273 हमारा आंसर आएगा। तो -273.15 भी हमारा आंसर हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में दिए गए तापमान को केल्विन में बदलने के लिए इसमें या इसमें से क्या करते हैं? देखो, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिलेशन है। फ़ारेनहाइट में पता है तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस में पता है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। ठीक ऐसे ही अगर आपको केल्विन में अगर पता हो तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए ये फार्मूला है, या फिर डिग्री सेल्सियस में पता हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो इसी फार्मूले से। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपर वाला तो बहुत ही सिंपल है। डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर पता हो तो आप 273 उसमें ऐड कर दो, सिंपली केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर केल्विन को कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में तो 273 घटा दो।
तो 273 जोड़ देते हैं, सी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि जल का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो केल्विन स्केल पर इसका पाठ्यांक लगभग क्या होगा। अब दो फॉर्मूला आपने पढ़ा, एक ये और दूसरा ये। केल्विन सेल्सियस में ये रिलेशन है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में ये रिलेशन है, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है वो तो यहां पर लिखा ही नहीं है। कैसे करोगे? एक तो उपाय आपके पास ये है कि फ़ारेनहाइट से क्या करो, आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद इस वाले फॉर्मूले से केल्विन में कन्वर्ट कर लो, लेकिन हम लोग उतना करने नहीं जाएंगे। देखिए, कोई भी नया स्केल बनेगा ना तो वहां पर दो चीज़ें जो है बतानी पड़ती है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो कोई भी स्केल ले आओ, चाहे वो केल्विन स्केल ले आओ, चाहे वो फ़ारेनहाइट स्केल ले आओ, चाहे वो सेल्सियस स्केल ले आओ, या फिर कोई और स्केल ले आओ, उसमें ना रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कांस्टेंट होता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब पानी का है। कहने का मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट में आपको रीडिंग दिया हुआ है कि ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे जो यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है, माइनस फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बोला रट कर रखना है 32 डिग्री, तो यहाँ पर 32 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 180 यूनिट का अंतर होता है। याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया था, 212 माइनस 32 180, तो ये 180 बराबर ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब किसी भी टेम्परेचर स्केल में ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट ही होता है। तो ये जो रेशियो है ये तो फ़ारेनहाइट में आया, उसके बाद हम केल्विन में लिखेंगे कि ये जो रीडिंग है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में इसका रीडिंग क्या आएगा। तो मान लो के मान लिया मैंने, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, वहां भी हम लोग ये रेशियो लिखेंगे के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में। केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, डिफरेंस कितना 100 यूनिट का होता है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा हर टेम्परेचर स्केल में ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर दो। 100 में से 32 गया कितना हो जाएगा, 32 8 40 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये 18 बराबर के माइनस 273 बट्टे में ये 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म कर दिया, तो 680 माइनस 18 के माइनस, सॉरी यहाँ पर बराबर होगा 680 बराबर 18 के माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 273 में 18 से, तो ये 4914 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 18 के हो जाएगा 680 प्लस 4914, यहाँ से के आएगा 310, लगभग 310 आएगा, 310.77। ये यहाँ पर लगता है मैंने कुछ मिस्टेक किया है, मतलब यहाँ पर वैल्यू लेने में मिस्टेक किया है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसीलिए इतना खतरनाक सा कैलकुलेशन बना है यहाँ पर। तो आंसर ये आएगा 310 केल्विन लगभग, ठीक है। ओवरऑल आपको मुझे यहाँ पर ये समझाना था कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। इसी फॉर्मूले से जो है ये दोनों फॉर्मूला निकल करके आया है, यानी इस दोनों रिलेशन को देने वाला, पैदा करने वाला यही रिलेशन है। ये हर जगह वैलिड है, किसी भी स्केल पर आपको टेम्परेचर दे दे, किसी भी स्केल में पूछ दे, ये लगाओ और आंसर पाओ। 30 डिग्री सेल्सियस ताप का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो इस बार भी क्या करेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है आप बना लोगे डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 C + 32 से, लेकिन इसी फॉर्मूले पर आपको ये सवाल बनाना है ताकि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ जाए। रीडिंग क्या है यहाँ पर देखो, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो चलो 30 हमने लिखा है यहाँ पर, माइनस सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 0 होता है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होगा, 100 - 0 100 हो जाएगा, बराबर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो फ़ारेनहाइट में मान लो मैंने F मान लिया, आप चाहो तो X Y Z कुछ भी मान सकते हो, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 होता है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 180 होता है। अब इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर से एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और ऊपर में 30 है तो 10 तिहाई 30, ये 3 हो जाएगा, और 3 और गुने में ये 18 इधर आएगा, तो F - 32, यहाँ पर F = 18 × 3 = 54 प्लस ये 32, 4 2 6 5 और 3 8,
86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे हम लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये रिलेशन देखा होगा कई सारी किताबों में, अगर आपके पास कोई जनरल साइंस की किताब है तो ये रिलेशन आपने देखा होगा हीट वाले चैप्टर में। ये रिलेशन कहाँ से आया? ये जो रिलेशन है वो यहीं से तो आया है, इसी फॉर्मूले से। देखो रीडिंग सेल्सियस में जो रीडिंग दिया हुआ है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में 100 है तो नीचे 100 बराबर केल्विन में आ जाओ। केल्विन में जो रीडिंग होगा माइनस 273 जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है, और बट्टे में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो। फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग है माइनस 32 और डिवाइडेड बाई 180 जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहीं से ये रिलेशन निकल करके आया हुआ है। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टोटल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 7 होती है संख्या में। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल भौतिक राशियां जो होती है वो संख्या में 7 होती है, जिसमें एक टेम्परेचर भी होता है, जिसमें एक तापमान भी होता है। 7 कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। रटा होना चाहिए आपको ये। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबका एसआई मात्रक है और सिंबल ये है। 2 जो है पूरक राशियां होती है, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण के लिए जो एसआई मात्रक है रेडियन है, और पूरक ठोस कोण के लिए जो एसआई मात्रक है वो है स्टेरेडियन। तो ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। 5000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक तापमान मापने के लिए निम्न में से किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? 5000 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ऊंचा अगर तापमान हो तो उसे मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। पायरोमीटर को हम लोग विकिरण तापमापी भी बोलते हैं, रेडिएशन थर्मामीटर भी बोलते हैं, या इसी को उत्तापमापी भी बोलते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उत्तापमापी या फिर पायरोमीटर या फिर विकिरण थर्मामीटर, रेडिएशन थर्मामीटर। 5000 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इसको ये मेजर करेगा। सूर्य और तारों का जो तापमान है वो मापा जाता है इसी पायरोमीटर से, विकिरण के पास जो वेवलेंथ होती है उसके हिसाब से। लिक्विड थर्मामीटर में अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मरकरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन सा थर्मामीटर हमें इस्तेमाल करना है। अल्कोहल थर्मामीटर बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को जनरली मापने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मरकरी थर्मामीटर है उसका रेंज ये है, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर जो यहाँ पर है, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर -260 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये माप सकता है। और थर्मोकपल ताप युग्म या इसी को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, ताप विद्युत थर्मामीटर, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। मेनली एग्जाम में जो है पायरोमीटर के ऊपर सवाल आता है, तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है पायरोमीटर के बारे में। ठीक है, पायरोमीटर के बारे में आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। निम्न में से किस ताप पर एक गैस का दाब, आयतन और उनके अणुओं की गति सभी शून्य हो जाएंगे? दाब भी शून्य हो जाएगा, आयतन भी शून्य हो जाएगा, अणुओं की गति भी शून्य हो जाएगी। सोचो एक गैस जिसके अणु भागते रहते हैं इधर उधर, वो भागना बंद कर देंगे, है ना। गति जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, सब कुछ जीरो, आयतन भी जीरो, दाब भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, सब शून्य। ऐसा होता है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पर सब शून्य, दाब शून्य, आयतन शून्य, जो ऊर्जा है गैस के अणुओं के पास सब शून्य, 0 केल्विन। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम जल है, उसके पास जो भी टेम्परेचर है, हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, उसके लिए हमें ऊष्मा देनी होगी। वो जो ऊष्मा देंगे वही 1 कैलोरी अपने आप में कहलाती है। ठीक है, तो ये 1 कैलोरी की परिभाषा है। 1 कैलोरी की परिभाषा क्या है? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो उसके लिए जो भी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी उसी को हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे। ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य एक नियतांक है, यह डैश और डैश का अनुपात है। ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य जिसे हम लोग जे से दिखाते हैं, यह डैश और डैश का अनुपात है। तो एक समय में ये माना जाता था कि जो कार्य है ये अलग चीज है, जो हीट है ये अलग चीज है,
इनके बीच में बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं है। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जूल, इन्होंने कहा कि नहीं, कार्य और ऊष्मा जो है एक दूसरे से संबंधित है, हम कार्य को ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य है जे है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो ये जो नियतांक है ये वर्क और कार्य का रेशियो है, सॉरी वर्क और हीट का रेशियो है, कार्य और ऊष्मा का जो है रेशियो है। इसी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग यांत्रिक समतुल्य बोलते हैं, जो कि एक नियतांक है और इसका मान होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। जो हम ये रिलेशन बोलते हैं ना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये 4.186 होता है, इसी को हम लोग लगभग में 4.2 लेकर के चलते हैं। आपको भी यही याद रखना है, यहीं से आया है ये रिलेशन, ये जूल साहब ने ही दिया है। इन्होंने कहा कि 1 कैलोरी ऊष्मा का इस्तेमाल करके हम 4.2 जूल कार्य करवा सकते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा का इस्तेमाल करके 4.2 जूल कार्य करवा सकते हैं, और 4.2 जूल कार्य से हम 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। ये इस रिलेशन का मतलब है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, जो आपको लगभग में 4.2 जूल याद रखना है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 1 छूट गया है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को डैश कहेंगे। 1 कैलोरी का परिभाषा आपने देखा थोड़ी देर पहले कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसी को हम लोग 1 कैलोरी बोलेंगे। यहाँ पर 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये यूनिट का इस्तेमाल हमारे इंडिया में नहीं होता है, खास करके यूएसए वगैरह में इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कैलोरी में, तो ये आएगा 252 कैलोरी। बी हमारा आंसर। निम्न में से कौन एक भौतिक राशि नहीं है? एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशियां जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो मूल भौतिक राशियां, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, संख्या में 7 होते हैं टोटल, जिसमें एक टेम्परेचर भी है। 2 पूरक राशियां, और इसके अलावा जो भी है सारे के सारे व्युत्पन्न राशि। लेकिन इनमें से कौन है जो एक भौतिक राशि है ही नहीं? तो यह है ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य, जो भी आपने देखा, जिसे हम लोगों ने कहा कि जे से डिनोट करते हैं। ये भौतिक राशि नहीं है, हम इसे भौतिक राशि नहीं बोलते हैं, केवल और केवल एक कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर कहने का मतलब कि कार्य को ऊष्मा बदलना हो, ऊष्मा को कार्य में बदलना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कोई भौतिक राशि नहीं है। टेम्परेचर है, मूल भौतिक राशि है। कार्य और ऊष्मा जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। थर्मोस्टैट या फिर इसी को ताप अस्थायी का कार्य है। थर्मोस्टैट ताप अस्थायी, देखो नाम में ही लिखा हुआ है ताप अस्थायी, तापमान को अस्थायी रखने वाला। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तो इसका इस्तेमाल करके आप उस टेम्परेचर पे रुक सकते हो, अपना मनचाहा टेम्परेचर का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, अपना मनचाहा टेम्परेचर को जो है प्राप्त कर सकते हो, उस पर स्थिर रह सकते हो। तो इसका काम होता है तापमान को नियंत्रित करना। थर्मोस्टैट एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी सिस्टम या स्थान के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग एसी सिस्टम के साथ, रेफ्रिजरेटर या फिर ओवन जो है, इन सब के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में थर्मोस्टैट का उपयोग किया जाता है, ताकि आप टेम्परेचर जो है इसकी मदद से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि याद है आपको, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबलता हुआ पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है, तो हाथ किससे ज़्यादा जलेगा? भाप से, क्योंकि भाप के पास गुप्त ऊष्मा है। ये आपको याद रखना है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? गीले कपड़े सूखते हैं कैसे? गीले कपड़े में पानी होता है और फिर वो पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो कोई भी ऐसी कंडीशन आपके पास है जहां वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है, उस कंडीशन में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती कब है। अगर वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बढ़ेगी। आर्द्रता अगर कम हो, क्योंकि आर्द्रता अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण में जो पानी है वेपर के फॉर्म में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो एयर है वो और पानी अपने में नहीं लेना चाहेगी। तो जब आर्द्रता कम हो, वायु की गति तेज हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो, हम लोग कपड़ा को फैला करके इसीलिए रखते हैं ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अधिक हो जाए। तो ये सारे कंडीशंस हैं
जिसमें जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ेगी। तो आप देख लो यहाँ पर इन चारों ही विकल्प में आर्द्रता किस में कम है और टेम्परेचर किस में ज़्यादा है। तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो ये जो है सबसे बढ़िया कंडीशन है। तो इसमें जो है कपड़ा जो है सबसे जल्दी सूखेगा। जब भी वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। जैसे पसीने का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। घड़े का पानी जो है ठंडा हो जाता है क्योंकि वहाँ भी वाष्पीकरण होता है। जहाँ जहाँ वाष्पीकरण होगा वहाँ वहाँ ठंडक महसूस होगी। शरीर के सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो यहाँ भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और जो नमी है वो कम होनी चाहिए ताकि पसीने का वाष्पीकरण तेजी से हो पाए। तो ए और बी दोनों पर जो है जो पसीना जो है बह रहा है ये डिपेंड करेगा दोनों पर कि वातावरण का टेम्परेचर क्या है और वातावरण की नमी क्या है। टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी कम है तो पसीना ज़्यादा बहेगा। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो पसीना जो बहता है ये इसीलिए बहता है ताकि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके 37 डिग्री सेल्सियस। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा श्वेत ग्रंथियों को, स्वेट ग्लैंड्स को, कि पसीना को सिक्रीट करना है। जब पसीना जो है निकलेगा तो पसीने का वाष्पीकरण होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। वो सिग्नल जो है भेजेगा किसके पास? स्वेट ग्लैंड के पास। और फिर वहाँ से जाकर के पसीने का स्राव होगा और फिर पसीने का वाष्पीकरण होगा। तो वहाँ से जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्योंकि गर्म मौसम में पसीने का स्राव होता रहता है थोड़ा बहुत। पंखा चलाते हैं तो उस पसीने का वाष्पीकरण होता है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। इसीलिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस पर चर्चा कर लिया हुआ है कि प्रेशर कम हो जाने से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पानी का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं वो 1 atm पर बोलते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर तो जो प्रेशर है वो 1 atm से कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये हमारा आंसर। थर्म किसकी इकाई है? थर्म जो है ये इकाई है ऊष्मीय ऊर्जा की। तो ये यूनिट भी जो है ये हमारे इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता है, यूएसए वगैरह में जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस थर्म यूनिट की। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा की जो है ये गैर एसआई मात्रक है जिसका उपयोग सामान्यतः अमेरिका में किया जाता है। एक थर्म बराबर होता है 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक थर्म बराबर 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो थर्म एक बड़ा यूनिट है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, भाप है। उबलता हुआ पानी इसके पास भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाप इसके पास भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भाप के पास गुप्त ऊष्मा होती है। इसीलिए अधिक जलन जो है पैदा होती है भाप से। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 54 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।